हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको साइकोलॉजी भी पढ़ा रही हूँ, ईवीएस भी पढ़ा रही हूँ और एक नया सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है हिंदी। उसकी फर्स्ट वीडियो वर्णमाला मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाकर अपलोड कर दी है। वर्णमाला अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। पूरा कंप्लीट चैप्टर मैंने बेसिक से करा दिया है। एक ही वीडियो में सारा वर्णमाला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपके साथ वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप वो वाली वीडियो भी देखें, वर्णमाला। आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके साथ हिंदी का सेकंड चैप्टर डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है शब्द विचार। शब्द विचार जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, या फिर आप कोई भी ऐसा एग्जाम कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि शब्द विचार। आज मैं आपको बताऊंगी शब्द क्या चीज़ है। देखिए, वर्णों वर्णों का सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह आप समझ पा रहे हैं क्या? सार्थक समूह क्या चीज़ होती है? सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक मतलब वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, तो उसको कहते हैं हम शब्द। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होगा, तो वो क्या कहलाएगा? उसको हम कहते हैं शब्द। जैसे मैंने भी आपको बताया, वर्णों का सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। सार्थक मैंने आपको बताया जिसका कोई अर्थ होता है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में आपको बताती हूँ। अगर या तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और या फिर मैं आपको आगे और थोड़ा सा बताती हूँ। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि। सार्थक आप समझ गए, जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। ठीक है, बस यहीं तक आप देखिए। यानी कोई ध्वनि एक वर्ण से निर्मित हो या अनेक वर्णों से, एक से बनी हो या अनेक वर्णों से निर्मित हो, स्वतंत्र हो, उसका कोई अर्थ निकले, उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा, सार्थक मीन्स उसका कोई अर्थ हो तो शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि उसका कोई ना कोई अर्थ निकले, वही क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। जैसे ना का मतलब आप क्या कहोगे? जैसे मैंने भी बोला ना, चाहे वो एक वर्ण से क्यों ना बनी हुई हो। ना मतलब नहीं, वाह मतलब और। आपको यहाँ तक समझ में आया? ना का भी एक मतलब निकला। ना मतलब नहीं, वाह मतलब और। ठीक है, तो देखिए, अब अनेक वर्णों से निर्मित शब्द। देखिए, जैसे कि अनेक वर्णों से, अनेक वर्ण से मिलकर बना। जैसे का एक वर्ण है, व्यंजन है, ला भी व्यंजन है, माँ भी व्यंजन है, तो का ला मा अनेक वर्णों से मिलकर बना कलम। इसी तरीके से नैन, इसी तरीके से घर आ घर अनेक वर्णों से मिलकर बना और उसका कोई अर्थ निकल रहा है। हिमालय अनेक वर्णों से मिलकर बना और उसका कोई अर्थ निकला। ठीक है, तो मैंने सार्थक जब भी तो बोला, वर्णों का ये वर्ण से मिलकर बना। जैसे कि का ला मा, ये वर्णों से, तीन वर्ण से मिलकर बना और इसका एक अर्थ निकला कलम। तो हमें पता चला कि कलम मतलब चल पेन, आप जानते होंगे। तो देखिए, तीन वर्णों से मिलकर और एक सार्थक अर्थ उसने हमें दिया कलम। इसी तरीके से दो वर्णों से मिलकर घर बना और उसने हमें एक सार्थक अर्थ दिया, मतलब मीनिंग समेत बताया, मीनिंग सहित बताया कि इसका मीनिंग क्या हो गया? घर। इसी तरीके से पुस्तक तीन चार वर्णों से मिलकर बना, मात्राएं वगैरह लगकर, तो उससे भी एक अलग ही अर्थ निकला, सार्थक शब्द। ठीक है, तो इनको कहते हैं अनेक वर्णों से मिलकर निर्मित शब्द। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरे शब्दों में। देखिए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि शब्द किसे कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक मतलब जो हमें सही अर्थ दे, वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ शब्द के बारे में। तो आप बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे अब क्या है, कि वर्णों का ऐसा मेल जो सार्थक के अर्थ हमें बताएं, तो उसको हम कहते हैं शब्द। जिससे हमें किसी शब्द, बिल्कुल सही शब्द का पता चले, अर्थ 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 के साथ होना चाहिए। शब्द के भेद देखिए क्या होते हैं। देखिए, शब्द के भेद मैं आपको बताऊंगी अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो देखिए, शब्द के भेद किस किस के आधार पर होते हैं? अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कई भेद होते हैं। देखिए, यहाँ से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी वो उत्पत्ति के आधार पर पूछ लेता है। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर क्या होगा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और कभी कभी वो अर्थ के आधार पर पूछ लेता है कि शब्द के भेद बताइए अर्थ के आधार पर। तो आपका क्या होगा? सार्थक और निरर्थक। ठीक है, इसी तरीके से वो पूछ लेता है व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए, तो व्युत्पत्ति के आधार पर हो जाएगा आपका ऋण, यौगिक, योग ऋण। इसी तरीके से वो पूछता है प्रयोग के आधार पर, जैसे कि विकारी, अविकारी शब्द। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के भेद क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए, मैंने आपको बताया उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद मैं आपको बता रही हूँ कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद कौन कौन से। तो देखिए, तत्सम शब्द मैंने आपको बताया था। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द और विदेशी शब्द जो होते हैं वो होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। ये आप लिख लेना, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के
चार भेद होते हैं। कितने होते हैं? शब्द के चार भेद होते हैं, ये आप माइंड में रखना। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। वो कौन कौन सा मैंने आपको बताया? तत्सम शब्द, अभी मैं आपको तत्सम के बारे में बताऊंगी, फिर तद्भव के बारे में बताऊंगी, फिर देशज के बारे में बताऊंगी, और फिर विदेशज के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, देश तत्सम शब्द मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। मैंने आपको क्या बताया? तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम बोले अग्नि, हम आग ना बोलकर क्या ले लें, डायरेक्ट अग्नि बोल दें, तो वो क्या कहला जाएगा? तत्सम शब्द कहला जाएगा, क्योंकि वो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया है, तो उसको कहते हैं तत्सम शब्द। जो संस्कृत से एज इट इज ले लिए गए हैं उनको कहा जाएगा तत्सम शब्द। जैसे मैंने भी आपको क्या बोला कि मैं आग ना कह के डायरेक्ट अग्नि बोल दूं तो वो तत्सम भाषा का शब्द है, और अगर मैं आग बोलूं तो वो तद्भव भाषा का शब्द है। अभी चलिए मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा तद्भव शब्द के बारे में। देखिए, मैंने भी आपको बताया था तत्सम शब्द मतलब क्या होता है, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं हम तत्सम शब्द। जैसे मैं बोलूँ अग्नि, मैंने भी आपको बताया आग, ठीक है, तो हम डायरेक्ट अग्नि बोल देंगे तो वो तत्सम शब्द है। क्षेत्र तत्सम शब्द है। वायु, हम हवा ना कह के वायु बोले तो तत्सम शब्द है। हम रात ना कहकर रात्रि कह दें तो तत्सम शब्द है। सूरज ना कहकर सूर्य बोले तो वो तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा के शब्द है, ठीक है। तो जो संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी तद्भव शब्द। आई होप कि आपको तत्सम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं। कौन सा शब्द? जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। परिवर्तन होकर नए शब्द का बनना, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया तत्सम तो संस्कृत के बिल्कुल ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, और जिन संस्कृत के शब्दों में हमने परिवर्तन कर दिया है, अपने अनुसार हमने परिवर्तन करके जो बोला है उनको कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि मैं अग्नि ना कहकर आग कहूं तो मैंने क्या बताया? आग, आग क्या हो जाएगा? एक तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मतलब परिवर्तन होकर नए शब्द को बनाना ही क्या कहलाया जाएगा? तद्भव शब्द कहलाया जाएगा। संस्कृत से हमने हिंदी में बनाया है। देखिए, जैसे कि आग, खेत ना कह के हम क्षेत्र ना कहकर खेत बोलते हैं, रात्रि ना बोलकर रात बोले तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। सूर्य ना बोलकर हम सूरज बोलें तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। अगर मैं अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, सूर्य, जो तत्सम जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है। तद्भव क्या मतलब? हमने संस्कृत के शब्दों का हिंदी में जो परिवर्तन किया है उसको कहते हैं तद्भव। अब मैं आपको बताऊंगी देशज। मैंने आपको बताया देशज शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा के जो प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब जो हमारी क्षेत्रीय भाषा का जो प्रभाव पड़ता है और जो वो वर्ड मतलब आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो शब्द बनकर तैयार हो गए हैं और वे ऐसे के ऐसे ही ले लिए गए हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जो हमारी क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण परिवर्तित हो गए हैं तो उनको हम कहते हैं देशज शब्द, जो हमारी क्षेत्रीय प्रभाव परिस्थिति के आवश्यकता अनुसार हमने बदल लिए हैं। तो जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि, ये हमारी क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो वर्ड हमने बनाए हैं उनको कहते हैं देशज शब्द, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ विदेशी शब्द या विदेशज शब्द आप इनको कह सकते हैं, विदेशी या फिर विदेशज, जैसे कि मैंने भी आपको बताया सारे शब्द। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर मैं आपको शब्दों के भेद बता रही हूँ। मैंने 3 अभी तक पढ़ा दिया आपको, तत्सम, तद्भव, देशज। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी विदेशी शब्द या आप इसको विदेशज भी कह सकते हैं। विदेशी जातियों के संपर्क में आने के बाद, देखिए जब हम विदेशी जातियों से संपर्क में आए उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। जब हम विदेशी लोगों के संपर्क में आए हैं तो हमने उनकी भाषा के बहुत से शब्दों को क्या करा है? हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ऐसे शब्द विदेशी या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अनार, कैंची, ये कैसे शब्द हैं? ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। अचार, पुलिस, टेलीफोन इंग्लिश भाषा का शब्द है। देखिए, हमने अपनी हिंदी लैंग्वेज में ऐसे इसको ढाल लिया है। रिक्शा आदि, तो हम ये जो शब्द अपनी हिंदी के लैंग्वेज में प्रयोग करने लगे तो ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। जैसे कि अनार, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि, ये सब हमने क्या विदेशी जातियों के संपर्क में आके और उनकी भाषा के जो शब्द हमने लेकर अपनी हिंदी में ढाल लिए हैं उनको हम कहते हैं विदेशी शब्द। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, ठीक है। अभी मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर बताया, अब मैं आपको बताऊंगी व्युत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के भेद। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। व्युत्पत्ति मीन्स बनावट, शब्दों की बनावट, ठीक है। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होते हैं? देखिए, ऋण शब्द जो शब्द
किन्हीं अन्य शब्द के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता। ऋण शब्द क्या है कि अगर हम उनके टुकड़े कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं बचेगा, तो वह शब्द क्या कहलाते हैं? ऋण कहलाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समुदाय का बोध कराते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, कौन सा शब्द ऋण होगा जिसके टुकड़े करने पर, खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो कहलाते हैं ऋण शब्द। जैसे कि दूध, गाय, अगर आप दूध को ऐसे कर दें, अगर आप दूध को ऐसे कर दें, जैसे कि आपने ऐसे कर दिया दू और प्लस द, तो फिर कोई अर्थ निकला नहीं। हम इसके खंड कर देंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ना दू का और ना ही धा का। तो ठीक है, ऐसा शब्द जिसके खंड करने पे भी कोई अर्थ नहीं निकले वो कहलाते हैं ऋण शब्द। तो देखिए, दूध, गाय, पेड़, दिमाग, पत्थर, देवता, आकाश, कमल, पुस्तक, धन, ये सब क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं। समझ में आया आपको? इनका मतलब हम इन शब्दों को तोड़ नहीं सकते, बल्कि ये अलग ही तरीके से बने होते हैं। ठीक है, शब्दों के योग से ना बने हो, ये किसी के योग से नहीं बने, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये क्या कहलाएगा? ऋण शब्द कहलाएगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ यौगिक शब्द के बारे में। यौगिक, आप योग से ही समझ जाओ, यौगिक मीन्स योग, वह शब्द जो किसी के योग से बने हैं तो वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। देखिए, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने थे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। मैंने भी आपको क्या बोला, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देवालय, तो देव प्लस आल्य, देखिए दो शब्दों के योग से बना ना, देव प्लस आल्य देवालय। राजपुरुष, राज प्लस पुरुष तो क्या हो गया? राजपुरुष। हिमालय, हिम प्लस आल्य हिमालय। देवदूत, देव प्लस दूत तो क्या हो गया? देवदूत। देखिए, यौगिक शब्द आपको समझ में आया? दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। यौगिक मतलब योग, योग से मिलकर बने शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया, जैसे देव प्लस आल्य देवालय, इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया यौगिक शब्द इनको कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ योग ऋण शब्द। देखिए, योग ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो हैं, मतलब यौगिक तो हैं, दो शब्दों से मिलकर तो बने या कई शब्दों से मिलकर बने, लेकिन वो सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष ही अर्थ प्रकट करते हैं, तो उसको कहते हैं हम यौगिक, योग ऋण शब्द। क्या कहते हैं? योग ऋण शब्द वे शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु क्या करते हैं? सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ पंकज, तो जैसे कि पंख प्लस ज, पंकज मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। ठीक है, एक अलग ही अर्थ दे देगा। जो शब्द यौगिक तो है, दो शब्दों के योग से बना है या कई शब्दों के योग से बना है योग ऋण शब्द, लेकिन वो एक सिंपल साधारण अर्थ ना देकर एक अलग ही अर्थ देता है, तो उसको कहते हैं हम योग ऋण शब्द। ठीक है, जैसे कि दशानन, ठीक है, दशानन कैसा शब्द हो जाएगा? योग ऋण शब्द हो जाएगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट के बारे में बताती हूँ, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद। अभी तक मैं आपको उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अब मैं आपको बता रही हूँ अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद। देखिए, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद कौन कौन से हैं? तो ये दो होते हैं, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद दो हैं। आप लिख लिएगा कितने हैं? दो हैं। और दोनों में कौन कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। सार्थक मैंने आपको पहले बताया था, जो सही मीनिंग दे, बिल्कुल शब्द का अर्थ बताया, तो उसको कहते हैं सार्थक, सार्थक। ठीक है, सार्थक। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रोटी कह दो, आप पानी कह दो, ममता कह दो, डंडा कह दो, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होगा वह क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे। सार्थक शब्द मैंने आपको बताया कि जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वह क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आप रोटी, खाना, पानी, ठीक है, कपड़ा, तो हर एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ है, तो आप इन सब चीज़ों को ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कपड़ा, और कोई भी चीज़ जिसका अर्थ है, जैसे कि रोटी मैंने आपको बोला, पानी, बोतल, हर एक चीज़ का अर्थ है ना, तो वो सार्थक शब्द हो गया। सार्थक शब्द वो जिनका कोई ना कोई अर्थ है, तो वो कहलाते हैं सार्थक शब्द। अब मैं आपको बताती हूँ निरर्थक शब्द। देखिए, निरर्थक शब्द क्या होते हैं? निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक, जैसे कि निरर्थक, तो निरर्थक से आप समझ जाओ निरर्थक, जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। जब शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप कहते हो रोटी वोटी, तो रोटी का तो अर्थ है लेकिन वोटी का अर्थ नहीं है, तो ऐसे हम जो शब्द बोलते हैं वोटी निरर्थक शब्द है। मैं कह दूं पानी वानी, पानी का तो अर्थ है लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं है। मैं कह दूं डंडा वंडा, तो डंडे का तो अर्थ है लेकिन वंडा क्या है? निरर्थक शब्द है। इनमें वोटी, वानी, वंडा आदि निरर्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होगा, जैसे कि रोटी, कपड़ा, खाना, पानी, ममता, डंडा, ये तो जो शब्द हैं ये कैसे हैं? सार्थक, जिनका कोई ना कोई अर्थ है। और निरर्थक शब्द कौन से हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि डंडा वंडा तो वंडा, रोटी वोटी तो वोटी निरर्थक शब्द है, खाना वाना तो वाना निरर्थक शब्द है। ठीक है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो होते हैं निरर्थक शब्द। अब मैं आपको बताऊंगी प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के भेद ये भी दो ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए, विकारी शब्द क्या होते हैं? आप लिख लिएगा।
विकारी शब्द होते हैं जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि विकारी शब्द वह शब्द होंगे जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैं, मुझे, हमें, अच्छा, मैं से क्या बन गया, मुझे बन गया, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं, हो गया ना, रूप परिवर्तन हो रहा है। जैसे खाता है, खाते हैं, खाती है, तो ये रूप परिवर्तन हुआ, ये हो जाते हैं विकारी शब्द। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी। अब मैं आपको बताती हूँ अविकारी शब्द। देखिए, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अब मैं आपको बता रही हूँ अविकारी शब्दों के बारे में, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो होते हैं हमारे अविकारी शब्द। वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, अब यहाँ का यही होगा, आप यहाँ कुछ और नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने मैं से मुझे करा, तो वो हो गया विकारी शब्द। अविकारी में यहाँ का तो यहीं रहेगा ना, हम यहाँ का वहाँ नहीं कर सकते। यहाँ, किंतु, नृत्य, और, है, अरे आदि, तो ये शब्द कैसे होते हैं, अविकारी होते हैं। जैसे कि और का तो और ही रहेगा, अरे अरे ही रहेगा। और जैसे कि मैं कहूँ हमें या फिर हमको, तो हम इस तरीके से जो परिवर्तन करते हैं वो कहलाते हैं आपके विकारी शब्द। ठीक है, इसमें क्रिया, विशेषण, संबोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि शब्द होते हैं अविकारी शब्द में। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको सारा ही शब्द बता दिया। जैसे कि अर्थ की दृष्टि से मैंने आपको बताया, सार्थक और निरर्थक आपको समझ में आया होगा। प्रयोग की दृष्टि से मैंने आपको शब्द बताए, विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से कौन से होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। और मैंने इसी तरीके से आपको उत्पत्ति के आधार पर बताया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, सारे शब्द आपके साथ डिस्कस किए हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर भी मैंने आपको बताए हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर मैंने जैसे आपको क्या बताया कि रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको शब्द बताए, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, और मैंने आपको यौगिक शब्द बताया, योग ऋण शब्द बताया। योग ऋण शब्द मतलब ऐसे शब्द जो अलग ही अर्थ देते हैं, मतलब यौगिक तो हैं पर वो अलग अर्थ देते हैं। जैसे कि मैं कह दूं नील प्लस कंठ, तो योग ऋण शब्द क्या हो गया, नीलकंठ, तो जो अलग ही अर्थ देते हैं। नीलकंठ का मीनिंग क्या होता है, कृष्णा। जैसे कि मैं आपसे बता दूं पीताम्बर, योग ऋण शब्द में मैं आपसे बात करूं, योग, जैसे कि मैंने आपको बताया ऋण शब्द ऐसा जिसका खंड ही नहीं हो सकता। जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, जिसके खंड करोगे तो अलग ही अर्थ बिल्कुल ना दे, उनका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, तो वो होते हैं ऋण शब्द। मैंने इसी तरीके से आपको बताया था यौगिक शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनेंगे। जैसे कि देव प्लस आल्य, ठीक है, विदा प्लस आल्य, विद्यालय, तो मैंने इस तरीके से आपको शब्द बताए, देव प्लस आल्य, तो क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया जो दो शब्दों के योग से बन रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द क्या होते हैं, जैसे कि नीलकंठ, नील प्लस कंठ, तो ये हो गया हमारा कृष्णा। ऐसे ही मैं योग ऋण शब्द बताती हूँ पीताम्बर। ठीक है, जैसे कि पीत प्लस आम्बर, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, विष्णु। तो जो इस तरीके से योग ऋण शब्द मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से आपको सारा समझ में आया। रचना के आधार पर भी जैसे कि ऋण, यौगिक, योग ऋण, मैंने आपको प्रयोग के आधार पर बताया। विकारी, अविकारी शब्द, विकारी शब्द मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि मतलब जिनका, जिसमें परिवर्तन हो जाता है, जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैं, मुझे, हम, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं, तो विकारी शब्द हो गया। फिर मैंने आपको बताया अविकारी शब्द, जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया सार्थक शब्द, अर्थ की दृष्टि से मैंने आपको शब्द बताया सार्थक। सार्थक मतलब जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, तो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया निरर्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ ही ना हो, तो वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द। मैंने आपको सारे ही शब्द बता दिए, जितने भी शब्दों के भेद थे वो मैं सब आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसी तरीके से मैं आपको उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं, उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको चार शब्द बताए। तत्सम, तत्सम शब्द वो शब्द जो सिर्फ संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, वो कहलाए हैं आपके तत्सम शब्द। इसी तरीके से मैंने आपको बताया तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वह शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में परिवर्तन कर लिया गया है, तो वो कहलाए तद्भव शब्द। इसी तरीके से मैंने आपको बताया देशज शब्द, जो क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से जो बने हैं उनको कहा गया है। जैसे कि लोटा, पगड़ी, खटखटाना, तो ये सब क्या कहलाए, देशज शब्द। इसी तरीके से मैंने आपको बताया विदेशज शब्द, जो विदेशी भाषा से लिए गए, जो हम विदेशी जातियों के संपर्क में आए और हमने वहां से जो शब्दों को लिया है वो कहलाए हैं सब विदेशी शब्द। आई होप कि आपको ये सारे ही शब्द बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इससे बाहर शब्द में एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितनी थ्योरी मैंने आपको कराई है ना, आप पहले ये थ्योरी अच्छे से करिए, फिर उसके बाद मैं कॉन्टिन्यूसली आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगी। अब आपको मैंने जितने भी शब्द बताए हर तरीके से बता दिया, अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, रचना के आधार पर, मतलब उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, तो सारे ही शब्दों के भेद मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको पढ़ाया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं हिंदी ग्रामर की बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।